अब तक हम व्याकरण के 6 अध्याय कर चुके हैं। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। शब्दों का जो निर्माण है वो अनेक तरीकों से होता है। कुछ उपसर्ग, कुछ प्रत्यय से बनते हैं, तो कुछ संधि से बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रचना ऐसे दो शब्दों से होती है जिनमें कोई संबंध होता है, जैसे बैल और गाड़ी। बैल और गाड़ी में संबंध है, इन दोनों में संबंध है। ठीक है। बैल जो है वो गाड़ी से जुते हैं, गाड़ी में जोड़े गए हैं। जैसे चौराहा, 4 रास्तों वाला राह, 4 रास्तों वाली जगह। क्या पढ़ेंगे आज हम? समास। समास, इसे हम इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को छोटा करके, संक्षिप्त करके बनाने की विधि को समास कहते हैं। किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर या छोटा करके लिखने की विधि को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं। समास में 2 पद होते हैं या 2 से अधिक पद होते हैं। ठीक है। इसमें हम पहले वाला जो पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद प्लस उत्तर पद। इन्हीं से समास बनता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से जोड़कर, दोनों से मिलकर, दोनों के मिश्रण से समास बनता है। ठीक है। समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद क्या होता है? समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। इसे हम सामासिक पद भी कह सकते हैं। सामासिक पद। ठीक है। फिर है समास का विग्रह। समास का विग्रह हम किस प्रकार से कर सकते हैं? समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को समास का विग्रह कहते हैं। जो समस्त पद है, अभी तक हमने इसमें लिखा समस्त पद किसे कहते हैं, तो जो समस्त पद है उसको अलग अलग करने की विधि को विग्रह कहते हैं। मीन्स समास विग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, गंगा जल, ये एक शब्द है। इसका हम विग्रह करके लिखेंगे तो ये इधर लिख रही हूँ मैं, ये हो जाएगा गंगा का जल। ये इसका विग्रह हो गया। ठीक है। फिर है बच्चों समास के भेद।
समास के भेद। समास के बच्चों 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। फर्स्ट है, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय। इसका चौथा है द्विगु समास। और पांचवा है द्वंद्व समास। इसका छठा और अंतिम समास है बहु व्रीहि समास। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिसमें समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। किसे कहते हैं? जिसमें समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य हो या प्रधान हो, वो समस्त पद जब क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मैं दोबारा दोहराती हूँ इसको। जिस समास में समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य हो, प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे तो वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं। प्रत्येक, इसमें क्या है? ये उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और भी एग्जाम्पल हैं इसके। प्रतिदिन, अनजान, इसमें ये क्या है? उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद मुख्य हो, प्रधान हो। क्या है इसमें? जिसका पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद मुख्य हो, प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के आगे 6 भेद और हैं। ये तो हमें नेक्स्ट पेज पे ही करना पड़ेगा। तत्पुरुष समास का आप एग्जाम्पल देखिए पहले, फिर इसके भेद भी करते हैं। घुड़सवार, इसका अर्थ हुआ घोड़े पर सवार। तो यहाँ घुड़सवार के बारे में बताया जा रहा है। इसमें पूर्व पद गौण है और उत्तर पद प्रधान है। कौन है? घुड़सवार। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है
तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए मैंने? 6 भेद। पहला है इसका कर्म तत्पुरुष। जिसमें पूर्व पद में कर्म कारक का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कैसे कहते हैं। क्या होता है इसमें? जिस समास में पूर्व पद में कर्म कारक का लोप होता है, पूर्व पद में कर्म कारक नहीं दिखता है, कर्म कारक का लोप होता है, वहां कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे जेब कतरा, जेब काटने वाला, इसमें क्या है? पूर्व पद इसका जेब है, काटने वाला पीछे है कतरा, जेब कतरा। तो इसमें पूर्व पद गौण है, उत्तर पद प्रधान है। इसमें जेब काटने वाले के बारे में बताया गया है। दूसरा है इसका कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष, इसमें क्या है? जिस समास में पूर्व पद में कर्ण कारक का लोप हो। क्या होगा इसमें? पूर्व पद में कर्ण कारक का लोप। उसमें क्या था? पूर्व पद में कर्म कारक का लोप। इसमें है पूर्व पद में कर्ण कारक का लोप हो, वहां कर्ण तत्पुरुष कहलाता है, कर्ण तत्पुरुष होता है। जैसे गुण युक्त, इसका पूर्व पद क्या है? गुण। अब अकेले गुण को पढ़ने से हमें यहाँ कुछ आभास हो रहा है? नहीं हो रहा है। गुणयुक्त, गुण से युक्त, गुणवान, उसके बारे में हमें पता चल रहा है। यहाँ है कर्ण तत्पुरुष, जिसमें पूर्व पद में कर्ण कारक का लोप हुआ हो, वहां कर्ण तत्पुरुष होता है। नंबर 3 है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति का लोप हो, इसके पूर्व पद में संप्रदान कारक का लोप हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे डाक व्यय, इसका उदाहरण है ये डाक व्यय। डाक के लिए खर्च, यहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक का लोप है। किसके लिए खर्च? डाक के लिए खर्च, व्यय खर्च। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक का लोप हो, जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक का लोप हो, वहां अपादान तत्पुरुष होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से भटका हुआ, लक्ष्य से रहित, लक्ष्य के बिना। ठीक है। 5th है संबंध तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक का लोप हो। अभी तक सभी में क्या आया है? फर्स्ट में जैसे ये था कर्म तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में कर्म का लोप हो, वहां कर्म तत्पुरुष होता है।
जिस समास के पूर्व पद में कर्ण का लोप हो वहां क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान विभक्ति का लोप हो वहां क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। इनको यूं देख के कि तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ऐसे घबराना नहीं है, ये तो बहुत ईजी है, सभी एक जैसा है। सभी के पूर्व पद में जो नाम है उसी विभक्ति का लोप है, यहाँ यही बताया गया इसमें। अब जैसे अपादान तत्पुरुष है, इसके पूर्व पद में अपादान विभक्ति का लोप है। इसके पूर्व पद में किसका लोप है? अपादान कारक का, विभक्ति का लोप हुआ है, वहां अपादान तत्पुरुष होगा। बहुत आसान है, इसे समझना। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक का लोप हुआ हो वहां संबंध तत्पुरुष होगा। और फिर नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक का लोप हो, अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक विभक्ति, कारक अथवा विभक्ति का लोप हो वहां क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। इसका एग्जाम्पल देखिए, पर्वतारोहण। पर्वतारोहण, ठीक है। पर्वत पर चढ़ना, पर्वत पर आरोहण, क्या है यहाँ? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। ये अपने तत्पुरुष समास के थे 6 भेद जो कि हुए पूरे। नेक्स्ट है बच्चों अपना कर्मधारय समास। ध्यान से सुनना, इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास के समस्त पद में, जिस समास के पूरे पद में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है, वहां क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। दोनों में विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का जहां संबंध हुआ क्या होगा? कर्मधारय समास, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। पीतांबर, पीला है जो अंबर, और भी बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण वाला, तो इनमें क्या है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद
किसी समूह का बोध कराता है, किसी संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? समस्त, ये द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखिए आप इसका, नव ग्रह, 9 ग्रह, इट मीन्स एक ग्रुप है, समूह है 9 ग्रहों का। तो जहाँ समूह का बोध हो, गिनती का, संख्या का, इनका बोध हो, वहाँ क्या होगा? द्विगु समास। पंचवटी, पंचवटी, 5 पेड़ों का, वटों का, वृक्षों का समूह। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, कोई भी पद गौण न हो। इसमें क्या बताया? दोनों पद प्रधान, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, वहां क्या होगा? द्वंद्व समास होगा आपका। ठीक है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद, अर्थात कोई भी पद गौण न हो, वहां द्वंद्व समास होता है। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और या अथवा समुच्चय बोधक में से किसी एक का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। रात दिन, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? रात और दिन। गुण दोष, अब ये दोनों समान रूप से मुख्य हैं, इसका पूर्व पद भी उत्तर पद भी, दोनों का, इसका भी पूर्व पद उत्तर पद, अर्थात जिस समास में, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होगा। तो ये दोनों ही शब्द अपने स्थान पर प्रधान हैं, मुख्य हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? देखते हैं हम किसे कहते हैं। जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं, या ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं, वह तीसरा पद ही प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। फिर से सुनिए एक बार। जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं, या दोनों ही मिलकर किसी नए तीसरे पद का निर्माण करते हैं, उसके विषय में बताते हैं, और फिर जिस नए समस्त पद का ये निर्माण करते हैं मिलकर तीसरे पद का, फिर वही प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? बहुव्रीहि समास। इसका उदाहरण है 12 सिंगा। एग्जाम्पल बहुत हैं इसके, एक दो हम यहाँ देखेंगे। 12 सिंगा, 12 सींगों वाला। इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि कोई ऐसा जानवर है जिसके 12 सींग हैं। ठीक है, ऐसे ही है दशानन। 10 आनन है जिसके, दशानन 10 मुखों वाला। ठीक है, 10 मुखों इसी के साथ बच्चों अपना ये समास का जो अध्याय है ये समाप्त होता है। आप लोगों को इसमें कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।